हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। हमारी सीसीएस सीसीए रूल की सीरीज चल रही है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने रूल 11 के बारे में पढ़ा। रूल 11 में सीसीएस सीसीए रूल के तहत जो जो पेनाल्टी लग सकती है उसके बारे में बताया गया है कि सीसीएस सीसीए रूल की प्रोसीडिंग चला के कौन कौन सी पेनाल्टीज लग सकती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि टोटल 9 पेनाल्टीज हैं, जिसमें 4 माइनर और 5 मेजर पेनाल्टीज थी। इसके बारे में डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में बात की। आज हम ये पढ़ेंगे कि रूल 11 के अंतर्गत ही कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो देख के तो लगती हैं कि पेनाल्टी है, लेकिन वो सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं मानी जाती। तो वही हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो पेनाल्टी नहीं मान जिनको पेनाल्टी नहीं माना जाता है। और इससे सवाल अक्सर पूछता है, आपसे कई सारे ऑप्शन दे करके आपसे सवाल पूछ लेगा कि इसमें सीसीएस सीसीए रूल के तहत कौन कौन सी पेनाल्टीज मानी जाती है। तो सीसीएस सीसीए रूल के तहत केवल यही 9 पेनाल्टी को ही पेनाल्टी माना गया है, और जो भी है देख के लगेगा आपको कि पेनाल्टी की तरह है, लेकिन एक्चुअल सेंस में वो पेनाल्टी नहीं होती। वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो डिपार्टमेंटल एग्जाम को पास नहीं किया, नॉट क्लियर, इसके आधार पे उसका इंक्रीमेंट विथ होल्ड अगर कर दिया गया, ठीक है, तो इसको सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं मानी जाती। कहने का मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंटल एग्जाम उसको क्लियर करना था, उसने क्लियर नहीं कर पाया, जिसके आधार पर उसकी कोई इंक्रीमेंट को जो विथहोल्ड कर दिया गया, तो ऐसे केस में इसे पेनाल्टी नहीं मानी जाती। दूसरा, कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे बाकी सर्विसेज में प्रोबेशन को कंफर्म करना पड़ता है, तो ऐसे ही कुछ सर्विसेज में इफिशियंसी बार को क्रॉस करना पड़ता है। एक इफिशियंसी बार बना हुआ है, ठीक है, इफिशियंसी बार को वो क्रॉस करना पड़ता है। जैसे हमारी सर्विस में प्रोबेशनर को प्रोबेशन कंफर्म करना पड़ता है, ऐसे ही कई सर्विसेज में इफिशियंसी बार बना हुआ है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। और मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनफिट है और वो इफिशियंसी बार को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है, तो इसे भी सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं माना जाता है। ठीक है, ये चीज कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका जो है केस डीपीसी ने कंसीडर किया, कंसीडर करके उसको प्रमोशन अगर डिनाई कर दिया गया, प्रमोशन अगर डिनाई कर दिया गया, तो इसे भी सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं माना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब उसका केस जो है डीपीसी के सामने रखा गया, डीपीसी ने उसके केस को कंसीडर किया और कंसीडर करके उसको अनफिट फॉर प्रमोशन डिक्लेयर कर दिया गया, तो इसे सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं मानी जाती है। हमने माइनर पेनाल्टी में पढ़ा था विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन इज माइनर पेनाल्टी, लेकिन ये जो प्रमोशन डिनाई करने वाली जो बात है, ये अलग चीज है, इसको सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं मानी जाती। ठीक इसी तरह अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसको किसी हायर पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, और इस हायर पोस्ट पे अपॉइंट होने के बाद अगर वो यहां के लिए अनसुटेबल लग रहा है, सुटेबल नहीं लग रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिवर्ट अगर कर दिया जाता है हायर पोस्ट से, ठीक है, तो इसे भी सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं माना जाता है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको हायर पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था, लेकिन हायर पोस्ट पे वो अनसुटेबल लग रहा है, अनफिट लग रहा है, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से अगर उसे हायर पोस्ट से उसकी अपनी रेगुलर पोस्ट पे रिवर्ट किया जाता है, तो इसे भी पेनाल्टी नहीं माना जाता। ठीक इसी तरह अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई, ठीक है, अगर वो अपनी परमानेंट पोस्ट से किसी अदर पोस्ट पे,
ठीक है, किसी दूसरे ऑफिस में अदर पोस्ट पे प्रोबेशनर के तौर पे अपॉइंट किया गया और वो वहां अनफिट हो रहा है, अनसुटेबल हो रहा है, तो उसकी रेगुलर पोस्ट पे अगर हम उसको रिवर्ट कर रहे हैं तो इसे भी पेनाल्टी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरह क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टाफ की सर्विस को यूटिलाइज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने देखा ही होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के जो बहुत सारे ऑफिसर जो है वो डेपुटेशन पे आते रहते हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकी सर्विसेज को रिप्लेस करे, मतलब इनको अगर अपने कैडर में रिवर्ट कर दे, तो इसको भी पेनाल्टी नहीं माना जाता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान देने वाली बात। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो कंफ्यूज करती है हमें थोड़ा सा। अगला है कंपल्सरी रिटायरमेंट in accordance the provision relating to सुपरएनुएशन या रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट, देखिए ये कंफ्यूज करता है, अक्सर सवाल में ये चीज डाल दिया जाता है। अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सुपरएनुएशन या उसके पहले रिटायरमेंट के प्रोविजन के आधार पे कंपल्सरीली रिटायर किया जाता है तो ये सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं मानी जाती। ठीक है, ये प्रोविजन अक्सर सवाल में देता है। जो सीसीएस सीसीए रूल में हमने मेजर पेनाल्टी पढ़ी थी उसमें एक कंपल्सरी रिटायरमेंट की पेनाल्टी पढ़ी है, वहां पे केवल कंपल्सरी रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये कंपल्सरी रिटायरमेंट उसकी रिटायरमेंट पॉलिसी के या सुपरएनुएशन पॉलिसी के हिसाब से उसको सर्विस से कंपल्सरी रिटायर किया गया। जैसे अगर उसके केस को FR 56J के तहत कंसीडर कर करके रिटायर किया गया उसको, या उसके केस को पेंशन रूल 42 के तहत कंसीडर करके उसको सर्विस से रिटायर कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से उसके सर्विस से उससे कंपल्सरी रिटायर किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी की कैटेगरी में नहीं आता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन सर्टेन पैरामीटर पे उसके केस को एसेस करता है और इसके लिए कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो उन पैरामीटर पे मतलब कि सही नहीं पाया गया होता है तो इन रूल्स के तहत उसे सर्विस से कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जब भी कहेगी कंपल्सरी रिटायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटेड टू सुपरएनुएशन या रिटायरमेंट, तो ध्यान रखिए ये सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं होती। लेकिन सिंपल सा लिख दे कंपल्सरी रिटायरमेंट, इसका मतलब ये है कि वो पेनाल्टी होती है सीसीएस सीसीए रूल के तहत। ठीक है, ये चीज। अगला है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। किसकी? प्रोबेशनर की या टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट या प्रोबेशनर की जो सर्विस है ड्यूरिंग प्रोबेशन उसको टर्मिनेट कर रहे हैं अगर हम टेम्परेरी सीसीएस टेम्परेरी सर्विस रूल के आधार पे इसको सीसीएस टेम्परेरी सर्विस रूल्स के आधार पे उसकी सर्विस को अगर हम टर्मिनेट कर रहे हैं तो ये भी सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक प्रोबेशनर को ड्यूरिंग प्रोबेशन अगर सर्विस से टर्मिनेट करना है तो वो सीसीएस टेम्परेरी सर्विस रूल के रूल 5 से गवर्न होता है। ठीक है, इसी रूल 5 के तहत ड्यूरिंग प्रोबेशन किसी भी प्रोबेशनर को टर्मिनेट किया जा सकता है 1 महीने की नोटिस देकर के।
टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पूरी सर्विस कंडीशन में, पूरी सर्विस लाइफ में इसी रूल से गवर्न होता रहता है, तो उसे कभी भी 1 महीने की नोटिस दे करके टर्मिनेट किया जा सकता है। प्रोबेशनर को केवल ड्यूरिंग प्रोबेशन 1 महीने की नोटिस देकर टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कभी भी 1 महीने की नोटिस दे करके उसको सीसीएस टेम्परेरी सर्विस रूल के रूल 5 के तहत उसकी सर्विस को टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन इस टर्मिनेशन को भी सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं मानी जाती। ठीक है, अगली बात है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो किसी एग्रीमेंट के तहत उसका एम्प्लॉयमेंट हुआ था, एग्रीमेंट के तहत अगर वो एम्प्लॉय किया गया, ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के तहत अगर उसको सर्विस को टर्मिनेट किया जाता है, तो वो भी जो है कि सीसीएस सीसीए रूल के तहत पेनाल्टी नहीं मानी जाती है। और इसमें जो लास्ट बात है, आगे हम सेक्सुअल हरासमेंट के केस में इंक्वायरी कैसे कंडक्ट की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। वहां पे हम पढ़ेंगे तो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में आईसीसी बोला जाता है। ये हर डिपार्टमेंट में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बहुत सारे फंक्शन हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को जो एग्रीव्ड है उसको कंपनसेशन अवार्ड करने की भी पावर होती है। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसने किसी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरास किया, ठीक है, तो बाकी एक्शन के साथ साथ ये जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये जो है इस फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कंपनसेशन ग्रांट कर सकती है। मान लीजिए 1 लाख का कुछ भी, ये 1 लाख का रुपया इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिकवर किया जाएगा और रिकवर करके इस फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कंपनसेशन अवार्ड। ठीक है, तो ये भी पेनाल्टी की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जब सेक्सुअल हरासमेंट के केस में इंक्वायरी कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो ये सारी बातें थी जो देख के तो पेनाल्टी की तरह लगती है, लेकिन एक्चुअल सेंस में ये पेनाल्टी नहीं होती। अब हम रूल 11 के ही इंपॉर्टेंट कुछ जीआईडीज के बारे में पढ़ेंगे। कई बहुत अच्छी अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसीजंस हैं, उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। सबसे पहली जीआईडी हम ये देखेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, अगर वो अपने किसी अर्लियर एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, कोई मिसकंडक्ट किया था, ठीक है, और वो अपनी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में अभी है, ठीक है, तो क्या वो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में आगे सर्व करने के लिए फिट है कि नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो पहले किसी दूसरी सर्विस में था, वहां से वो टेक्निकल रिजिग्नेशन देके या किसी भी कारणवश अब ये नई सर्विस को ज्वाइन कर चुका है, लेकिन उसने अपने अर्लियर एम्प्लॉयमेंट में एक मिसकंडक्ट किया था। तो क्या इस मिसकंडक्ट की वजह से वो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में सर्विस कंटिन्यू करने के लिए फिट है कि अनफिट, क्या उसको सर्विस में आगे रेगुलर रखा जा सकता है कि नहीं, यही हमें देखना है। इसके लिए ये बोला गया है कि ये जो देखा जाएगा कि ये जो मिसकंडक्ट है, इसका उसकी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट से रेशनल कनेक्शन है कि नहीं। ठीक है, ये देखा जाएगा कि उसने जो अर्लियर एम्प्लॉयमेंट में जो मिसकंडक्ट किया है, क्या उसका प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट से कोई रेशनल कनेक्शन है कि नहीं। अगर कोई रेशनल कनेक्शन पाया गया, मतलब अगर वो मिसकंडक्ट पहले पता चल जाता तो वो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंट ही ना हो पाता। तो ऐसे केस में अगर कोई रेशनल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए अनफिट मान लिया जाता है, मतलब वो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में फर्दर जो है सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि देखा जाएगा कि वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर अभी या तो प्रोबेशनर है या टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तब उसे टेम्परेरी सर्विस रूल के तहत उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा।
लेकिन सपोज करिए कि वो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट बन चुका है, मतलब प्रोबेशन से कंफर्म हो चुका है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, वो भी रूल 14 में। रूल 14 में मेजर पेनाल्टी की प्रोसीडिंग चलाई जाती है और उसे सर्विस से या तो डिसमिस किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये उसको कोई और पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी जिससे कि वो सर्विस में बना रहे, वो अब इस सर्विस के लिए अनफिट हो गया, तो ये देखा जाएगा कि अगर वो प्रोबेशनर या टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसे तो टेम्परेरी सर्विस रूल के आधार पे 1 महीने की नोटिस या 1 महीने की एडवांस सैलरी देके उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हो चुका है तो उसके ऊपर रूल 14 के तहत मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग चलाई जाएगी और उसको डिसमिस या रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन उस समय भी लगाई जाती, मान लीजिए वो अर्लियर इंप्लॉयमेंट में कोई मिसकंडक्ट ना हो, बल्कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो इंप्लॉयमेंट से पहले अगर उसने कोई भी मिसकंडक्ट किया, मिसकंडक्ट माने अगर उसने फैक्ट को सप्रेस किया, उसने फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिए, ठीक है, उसने जो इंफॉर्मेशन दी वो गलत दी, इन सारे आधार पे वो क्या हो गया कि गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो गया और सर्विस कर रहा है। बाद में पकड़ में आया कि उसने जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर की थी वो फर्जी पेपर थी, ऐसे पेपर जिनके आधार पर उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता था। तो अब क्या होगा, तो क्या ये गवर्नमेंट जो सर्वेंट है ये फर्दर सर्विस को कंटिन्यू करेगा कि नहीं, तो इसके लिए फिर ये अगर वो इस्टेब्लिश हो जाता है कि उसने जो सर्टिफिकेट वगैरह लगाए हैं वो सब फर्जी हैं, फेक हैं, तो ऐसे आधार पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अनफिट हो जाता है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट सर्विस में आगे काम करने के लिए। तो वही देखा जाएगा कि अगर इस समय वो क्या है, या तो प्रोबेशनर है या टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसे टेम्परेरी सर्विस रूल के तहत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो परमानेंट हो गया है, ठीक है, तो रूल 14 मतलब मेजर पेनाल्टी की उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसे या तो डिसमिस कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा, कोई भी अदर पेनाल्टी उसके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। समझ रहे, दोनों की कहानी एकदम सेम है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। ठीक है, यहां पे वो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट से पहले की एम्प्लॉयमेंट में मिसकंडक्ट किया था, यहां पे वो सर्विस में आने से पहले एक तरीके से फोर्जरी कर रहा है, गवर्नमेंट को जो अपने सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताया सब फर्जी निकल गया, तो ऐसे केस में इसी तरह एक्शन लेने के बारे में बात किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एडहॉक प्रमोशन हो गया और वो एडहॉक प्रमोशन में जो पोस्ट होल्ड कर रहा है, अगर वहां पे उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, तो क्या उसको उसके रेगुलर पोस्ट पर रिवर्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही चीज हम देखेंगे। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका एडहॉक प्रमोशन हो गया, ठीक है, हायर पोस्ट पे, जो हायर पोस्ट है इस पे काम करते समय ही उसने एक मिसकंडक्ट किया। ठीक है, तो अब यही देखना है कि क्या उसे उसकी रेगुलर पोस्ट पे रिवर्ट किया जाएगा या उसी हायर पोस्ट पे वो काम करता रहेगा। ठीक है, यही चीज देखना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो इसका एडहॉक प्रमोशन हुआ है वो किस तरह की वैकेंसी के अगेंस्ट हुआ है। अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एडहॉक प्रमोशन शॉर्ट वैकेंसी या लीव वैकेंसी या उसका ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट हुआ है, ऑफिशिएटिंग वैकेंसी के अगेंस्ट अपॉइंट हुआ है, लेकिन अभी 1 साल से कम ही पीरियड हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिवर्ट कर दिया जाएगा उसकी रेगुलर पोस्ट पे, मतलब जो रेगुलर पोस्ट वो होल्ड कर रहा है उस पे उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है
प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से अगर उसका एडहॉक प्रमोशन हुआ है और मोर देन 1 ईयर हो गया है, तो ऐसे केस में उसे रिवर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो उसी एडहॉक प्रमोशन की जो हायर पोस्ट है उसको होल्ड करता रहेगा ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ठीक है, दोनों में फर्क समझिए। अगर वो शॉर्ट वैकेंसी या लीव वैकेंसी के अगेंस्ट अपॉइंट हुआ है तो पीरियड 1 साल से कम है, 1 साल से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर उसके ऊपर स्टार्ट हो गई तो वो उसे उसकी रेगुलर पोस्ट पे रिवर्ट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, कोई एएसओ है, वो एएसओ की पोस्ट पे कंफर्म हो चुका था, उसका एडहॉक प्रमोशन करके एसओ एडहॉक बना दिया गया अगर उसको, और अब एसओ एडहॉक की जो पोस्ट पे वो काम कर रहा है और यहाँ पे उसने कोई मिसकंडक्ट किया, तो अब यही देखा जाएगा कि इसका जो प्रमोशन है वो शॉर्ट वैकेंसी या लीव वैकेंसी के अगेंस्ट हुआ था, तो उसको क्या होगा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने पर उसको एएसओ की पोस्ट पर रिवर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑफिशिएटिंग वैकेंसी के अगेंस्ट, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अगर उसका एसओ एडहॉक में प्रमोशन हुआ था, तो अगर 1 साल से कम पीरियड अभी हुआ है उसका प्रमोशन हुआ, तब उसे रिवर्ट कर दिया जाएगा। 1 साल से ज्यादा का पीरियड अगर हो गया है तो वो इसी पोस्ट पे बना रहेगा और उसके ऊपर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग एसओ एडहॉक के पोस्ट पे ही चलाई जाएगी। ठीक है, ये चीज। अब हम देखते हैं कि किस सिचुएशन में किसी को डाइजनान किया जा सकता है। हालांकि ये चीज हम लीव रूल में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट। डाइजनॉन, मैंने वहां पे बताया था कि 3 ऐसी सिचुएशंस होती है जब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डाइजनॉन किया जा सकता है। पहला, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय absent विदाउट इंफॉर्मेशन, या बिना लीव सैंक्शन कराए ऑफिस से एब्सेंट है, तो ऐसे केस में किया जा सकता है। दूसरा, ऑफिस तो आया लेकिन ऑफिस से अर्ली चला गया, लेफ्ट अर्ली फ्रॉम ऑफिस। और तीसरा, मैंने बोला था कि ऑफिस तो आया लेकिन जो उसको काम दिया गया है रिफ्यूज टू परफॉर्म ड्यूटीज। ठीक है, ये तीन ही सिचुएशन ऐसी है जिस सिचुएशन में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डाइजनॉन किया जा सकता है। ठीक है, एक बात बार बार आती है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेट कमिंग कर रहा है, ऑफिस आने में देर कर रहा है, तो क्या उसे डाइजनॉन किया जाना चाहिए? कभी भी नहीं। लेट कमिंग के केस में कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डाइजनॉन नहीं किया जा सकता। हाँ, वो जल्दी चला गया ऑफिस से तो उस केस में उसको डाइजनॉन करने का प्रोविजन है। तो ये चारों दे करके आपसे पूछ लेता है कि किस केस में डाइजनॉन नहीं किया जा सकता। तो कोई भी है अगर ऑफिस आने में लेट कर रहा है तो उस केस में उसको डाइजनॉन नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई लेट कमिंग कर रहा है तो ऐसे केस में एक्शन क्या लिया जाएगा? पर लेट कमिंग के हिसाब से उसको हाफ डे सीएल उसके सीएल अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब मान लीजिए डिडक्ट करते करते अब उसके सीएल में कोई बैलेंस बचा ही नहीं, सीएल में नील बैलेंस हो गया अगर, तब क्या किया जाएगा? और वो अभी बार बार जो है लेट कमिंग कर ही रहा है, तो ऐसे केस में जिस दिन वो लेट आएगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? एक मेमो दिया जाएगा। मेमो में ये बताया जाएगा उसको कि आप क्या करो कि जिस दिन आप लेट आए हो उसके लिए कोई भी लीव अप्लाई करो। लीव मतलब सीएल तो है नहीं तो कोई दूसरी लीव अप्लाई करो, अदरवाइज आपके ऊपर जो है अनऑथराइज एब्सेंस का, अनऑथराइज एब्सेंस आपके जो है कि लेट कमिंग को माना जाएगा और इसके लिए आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव अप्लाई कर देता है उस पीरियड के लिए तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसके लीव को सैंक्शन भी कर देगी। और अगर मान लीजिए वो अप्लाई लीव नहीं करता है तो ऐसे केस में उस पीरियड को अनऑथराइज एब्सेंस मान लिया जाएगा और उसके लिए उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। और सीसीए रूल के रूल 11 के तहत एनी भी कोई भी पेनाल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसीजर
जो बताया गया है कि लेट कमिंग के केस में क्या करना होता है। ठीक है, ये चीज डाइजनल का जो पीरियड होता है ये नॉन क्वालिफाइंग माना जाता है। ठीक है, ये पेंशन, इंक्रीमेंट, ग्रेचुटी किसी भी पर्पज के लिए क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होता है। डाइजनल वाले पीरियड पे आपको पे भी नहीं मिलती है और इसकी वजह से ब्रेक इन सर्विस नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लीव रूल में ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अगला है कि सेंश्योर और वार्निंग में फर्क क्या होता है। हमने जब माइनर पेनाल्टी पढ़ी तो सबसे पहली पेनाल्टी सेंश्योर के बारे में ही पढ़ी। तो हम देखते हैं कि सेंश्योर और वार्निंग इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, ये चीज 3-4 बातें हैं जिसके आधार पे दोनों में डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात की जो सेंश्योर है ये एक तरीके की पेनाल्टी है एज पर सीसीएस सीसीए रूल। ठीक है, ये जो है मिनिमम पेनाल्टी है, सबसे छोटी पेनाल्टी अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो सेंश्योर माना जाता है। ठीक है, ये कब लगाया जाता है? अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कोई मिसकंडक्ट किया, उस मिसकंडक्ट में वो गिल्टी पाया गया और जो कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसे लगता है कि एटलीस्ट हमें इसको मिनिमम पेनाल्टी देनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में मतलब वो जब वो गिल्टी पाया गया और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि इसे हमें मिनिमम पेनाल्टी जरूर देनी चाहिए, तब उसे मिनिमम पेनाल्टी सेंश्योर की उस पर लगानी चाहिए। ठीक है, ये चीज सेंश्योर की पेनाल्टी लगाने से पहले सीसीएस सीसीए रूल के पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है। बिना उस प्रोसीजर को फॉलो किए अगर सेंश्योर की पेनाल्टी लगाई जाती है तो ये जो पेनाल्टी है ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा भी। सेंश्योर की जो ऑर्डर होता है वो उसकी एक कॉपी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अपार डोजियर में भी रखा जाता है। ठीक है, एक कॉपी उसकी अपार के डोजियर में भी रखा जाएगा, क्योंकि डीपीसी क्या करती है कि इसी अपार डोजियर का स्टडी भी करती है। जब वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रमोशन होना है तो वो क्या करेगा कि इस सेंश्योर के पेनाल्टी ऑर्डर को भी कॉग्निजेंस में लेगा, उसके आधार पे ही उसको फिट या अनफिट डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो ये बातें हैं सेंश्योर के बारे में। अब अगर हम वार्निंग की बात करें तो वार्निंग पहली बात कोई पेनाल्टी नहीं होती है। ठीक है, वार्निंग एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। ठीक है, वार्निंग ओरल भी हो सकती है, वार्निंग रिटेन भी हो सकती है। ठीक है, ये कब दिया जाता है? जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ऐसा कोई मिसकंडक्ट किया, बहुत बड़ा नेचर का कोई ग्रेव नेचर का मिसकंडक्ट नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटीज है उनको लगता है कि इसके एक्शन को क्रिटिसाइज करना जरूरी है। ठीक है, उसके एक्शन को अगर क्रिटिसाइज करना जरूरी है तो ऐसे केस में क्या है, उसको वार्निंग इशू किया जा सकता है। वार्निंग कौन इशू करेगा? वार्निंग क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सुपीरियर अथॉरिटी, सुपीरियर ऑफिसर उसको वार्निंग इशू कर सकता है। ठीक है, सेंश्योर के बारे में बोला गया है कि केवल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही सेंश्योर लगा सकती है, उसके अलावा कोई नहीं लगा सकता। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में हम अगली चैप्टर में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वार्निंग कोई भी सुपीरियर ऑफिसर किसी भी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को वार्निंग दे सकता है। ठीक है, ये चीज। अब सवाल ये होता है कि वार्निंग कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की वार्निंग होती है। ठीक है, एक होती है रिकॉर्डेबल और दूसरी है नॉन रिकॉर्डेबल। ठीक है, रिकॉर्डेबल वार्निंग का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी अथॉरिटी जिसने उसको वार्निंग इशू की है, इसमें क्लियरली रिकॉर्ड करेगा कि वार्निंग की एक कॉपी जो है उसके अपार डोजियर में रखनी चाहिए, एक कॉपी उसके अपार डोजियर में रखी जाती है। अगर नॉन रिकॉर्डेबल वार्निंग है मतलब उसकी कॉपी को अपार डोजियर में रखने के बारे में वार्निंग में कुछ नहीं बोला गया है, तो इस वार्निंग की कॉपी अपार डोजियर में नहीं रखी जाती। ठीक है,
तो ये बात बोली गई है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिकॉर्डिंगेबल वार्निंग अगर इशू किया गया है तो ये एक तरीके से काफी एडवर्सली उसको अफेक्ट करेगा, तो इसके खिलाफ वो एक तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकता है। ठीक है, इसके खिलाफ उसको रिप्रेजेंटेशन देने का भी पूरा का पूरा वो है कि ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यही सेंस्योर और वार्निंग जो है इसके बीच का डिफरेंस है। सेंस्योर जो है वो पूरा का पूरा एक डिसिप्लिनरी एक्शन है, लेकिन वार्निंग जो है ये पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही किसी के ऊपर सेंस्योर लगाया जा सकता है। वार्निंग के लिए ऐसा कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, ये तो यही दोनों के बीच का फर्क है, इसको ध्यान रखना जरूरी। ठीक है, इसीलिए हाईकोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसने कोई मिसकंडक्ट किया जिसमें वो गिल्टी पा गया है, गिल्टी उसको माना गया है, तो ऐसे केस में एटलीस्ट उसे सेंस्योर की पेनल्टी जरूर लगनी चाहिए। ठीक है, उसको रिकॉर्डेबल वार्निंग की मत लगाइए, क्योंकि रिकॉर्डेबल वार्निंग जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, तो उसे एटलीस्ट सेंस्योर की पेनल्टी जरूर लगनी चाहिए। तो सवाल में जब भी आपसे पूछेगा कि किसी को मिनिमम पेनल्टी जो है कि वो क्या लग सकती है, तो किसी को जो मिनिमम पेनल्टी होती है वो सेंस्योर की लग सकती है। ठीक है, ये चीज। अगली जीआईडी हम देखते हैं, रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्टेज इन ए टाइम स्केल। जो मतलब इंक्रीमेंट डाउन करने वाली जो पेनाल्टी है, जो पेनाल्टी नंबर एक तरीके से 3A और पेनाल्टी नंबर 5 जो थी उसके बारे में हम पढ़। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल। ठीक है, ये पेनाल्टी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में बात किया था कि रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल का मतलब है कि रिडक्शन इन इंक्रीमेंट, जो हम कहते हैं ना इंक्रीमेंट रोक दिया गया किसी का। ठीक है, 1 इंक्रीमेंट डाउन, 2 इंक्रीमेंट डाउन, 3, ये जो होता है वो यही होता है। मैंने बताया था कि टाइम स्केल माने पे लेवल होता है, अगर उसी पे लेवल में उसके पे को रिड्यूस किया जा रहा है, उसको लोअर स्टेज में मतलब इंक्रीमेंट डाउन किया जा रहा है उसका बार बार, तो उसको रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल बोला जाता है। ये माइनर पेनाल्टी भी है और इसमें मेजर पेनाल्टी भी लग सकती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। ठीक है, तो माइनर भी हो सकता है, ये मेजर भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें यहां पढ़ना है कि जब भी किसी भी जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अगर पेनाल्टी लगती है रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल की, तो उसकी पेनाल्टी ऑर्डर में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, पहला यही बात है कि डेट फ्रॉम विच, किस डेट से उसके पे में रिडक्शन होगा, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि जिस डेट में पेनाल्टी ऑर्डर इशू होता है उसी डेट से पे का रिडक्शन होता है, तो ये मेंशन करना जरूरी है। दूसरा, कितने पीरियड तक उसका जो है कि पे में रिडक्शन रहेगा। ठीक है, दूसरी बात ये बतानी है। तीसरी बात ये बतानी है कि कितने स्टेज तक उसका पे रिड्यूस किया जाएगा, मतलब कितना इंक्रीमेंट डाउन किया जाएगा। स्टेज माने इंक्रीमेंट है, यहां पे कितना 1 इंक्रीमेंट डाउन किया जाएगा, 2 इंक्रीमेंट डाउन किया जाएगा, ये बात भी उसको बतानी है। और चौथी बात उसे ये बतानी है कि ये जो पेनाल्टी है वो किस एक्सटेंट तक उसके फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन करेगा। मतलब इस पेनाल्टी की वजह से उसका फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। जो मैंने पिछले लेक्चर में विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट की बात की थी, ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी पे रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल की पेनाल्टी लगेगी तो उस पेनाल्टी ऑर्डर में ये 4 बातें होना जरूरी है। किस डेट से, कितने पीरियड तक, कितने स्टेज मतलब कितना इंक्रीमेंट उसका डाउन किया जा रहा है, 1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट कितना, और ये जो
पेनाल्टी पीरियड है, इस पीरियड में उसका जो फ्यूचर इंक्रीमेंट है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। मतलब पेनाल्टी क्यूमुलेटिव इफेक्ट से है कि विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट से, ये सारी बातें मेंशन होना जरूरी है। यहां पे एक बात बोली गई है कि ये जो पीरियड होता है ये इनडिफिनिट पीरियड के लिए नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनडिफिनिट पीरियड या परमानेंट तौर पे किसी को भी रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल की पेनाल्टी नहीं लग सकती। पेनाल्टी ऑर्डर में एक डिफिनिट पीरियड का होना जरूरी। ठीक है ये चीज। लेकिन अगर यहीं पे दूसरी पेनाल्टी लग जाती, ठीक है, जो मेजर पेनाल्टी हमने पढ़ा था कि अगर किसी को रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल अप पे या लोअर पोस्ट या लोअर सर्विस, अगर मान लीजिए उसे लोअर पोस्ट पे एक तरीके से रिवॉर्ड कर दिया गया पेनाल्टी लगा के, लोअर सर्विस में या पे लेवल ही उसका चेंज कर दिया गया, लेवल 10 से उसको लेवल 8 में डाल दिया गया पेनाल्टी लगा करके, तो ऐसे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ऐसे में यही पहली बात तो यही होनी चाहिए कि किस डेट से उसको लोअर पोस्ट पे रिड्यूस किया जाएगा, ये बात होना जरूरी है। दूसरी, कितने पीरियड तक उसको लोअर पोस्ट पे रखा जाएगा, ये बात भी होनी जरूरी है। लेकिन यहां पे एक चीज बोला गया है कि ऐसी पेनाल्टी इनडिफिनिट पीरियड तक के लिए भी लगाई जा सकती है। कहने का मतलब अगर उस पेनाल्टी ऑर्डर में कोई भी डिफिनिट पीरियड नहीं लिखा हुआ है तो ये माना जाएगा कि ये इनडिफिनिट पीरियड के लिए या मतलब परमानेंट पीरियड के लिए ये पेनाल्टी लगा दी गई है। कहने का मतलब ये जो मेजर पेनाल्टी है रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे या पोस्ट या सर्विस, ये इनडिफिनिट पीरियड के लिए लगाई जा सकती हैं, लेकिन किसी का जो लोअर स्टेज में उसको रिड्यूस किया जाता है, मतलब इंक्रीमेंट उसका डाउन किया जाता है, वो इनडिफिनिट पीरियड के लिए नहीं लगाई जा सकती। ठीक है ये चीज। अगला ये भी बताया जाएगा कि ये जो पेनाल्टी लगी गई इस पीरियड में उसके फ्यूचर इंक्रीमेंट का क्या होगा, क्या वो अर्न करेगा या नहीं करेगा। और एक बात और इसमें ऐड की जाती है कि अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय, चूंकि यहां उसके पोस्ट का डिमोशन कर दिया गया, अगर उस गवर्नमेंट इंप्लॉय का रीप्रमोशन होता है दोबारा, तो उसकी जो ओरिजिनल सीनियरिटी है उसका क्या होगा, सीनियरिटी को वो रीगेन करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी बातें जो हैं इस पेनाल्टी ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक बात और बोली गई है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोअर पोस्ट पे रिड्यूस किया जा रहा है तो ऐसे किसी पोस्ट पे उसको नहीं रिड्यूस किया जा सकता है जो वो पहले से उस पे पहले से काम नहीं कर चुका है, नॉट अर्लियर हेल्ड। मतलब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसे किसी भी पोस्ट पे रिड्यूस नहीं किया जा सकता जो पोस्ट वो पहले होल्ड न किया हो। जैसे कोई एएसओ है, एसओ बन गया, यूएस बन गया, अब इस पे मान लो मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग चला करके इसको रिडक्शन टू पोस्ट करना है, पोस्ट को रिड्यूस करना है, इसको डिमोशन करना है। ऐसे केस में उसको यूएस को या तो एसओ बनाया जा सकता है या असिस्टेंट बनाया जा सकता है, लेकिन इस अंडर सेक्रेटरी को या इनमें से किसी को भी एसएससी नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि एसएससी की पोस्ट उसने कभी होल्ड ही नहीं की, वो असिस्टेंट की पोस्ट पे ही एक तरीके से एंट्री किया था। तो जो भी पोस्ट वो होल्ड कर चुका है उससे नीचे की किसी भी पोस्ट पे उसको कभी भी रिड्यूस नहीं किया जाएगा उसकी सर्विसेज को। ठीक है, अगली बात ये बोली गई है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके खिलाफ कोई माइनर जो है कि पेनल्टी की डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये बोला गया है कि इसकी, और मान लीजिए इसकी रिटायरमेंट एकदम करीब है, तो ये बोला गया है कि रिटायरमेंट से पहले जो है ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो गया मान लीजिए,
आफ्टर रिटायरमेंट उसके ऊपर केवल पेंशन कट की ही पेनाल्टी लग सकती है, और पेंशन कट की जो पेनाल्टी है वो मेजर पेनाल्टी है, और माइनर पेनाल्टी की प्रोसीडिंग चला करके किसी के ऊपर मेजर पेनाल्टी नहीं लगाई जा सकती है। मेजर पेनाल्टी की प्रोसीडिंग चला के किसी के ऊपर माइनर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, लेकिन माइनर पेनाल्टी की प्रोसीडिंग चलाकर किसी के ऊपर मेजर पेनाल्टी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि अगर ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फर्दर कंटिन्यू भी करेगा तो इसका कोई आउटकम आने वाला नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि रिटायरमेंट से पहले पहले माइनर पेनल्टी की जो प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और क्या हुआ कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है वहां पे अगर गवर्नमेंट का कोई लॉस किया गया है तो इसकी रिकवरी को लेके कोई कुछ रूल है। रूल क्या है कि ये बोला गया है कि उसके 1/3 ऑफ उसके पर मंथ के जो पे हैं उसके 1/3 ऑफ बेसिक पे से ज्यादा हर महीने रिकवरी नहीं की जा सकती। मतलब हर महीने की रिकवरी जो है का जो इंस्टॉलमेंट बनेगा उसके बेसिक पे के 1/3 से ज्यादा का नहीं बन सकता। दूसरा, मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही उससे रिकवरी की जा सकती। ये पोस्टल डिपार्टमेंट में रूल है। तो बाकी सारे डिपार्टमेंट के लोग कंफ्यूज हुए कि क्या ये रूल जो है वो सारे जगह लागू होता है। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि नहीं, हम जो है इंटायर लॉस को रिकवर करते हैं। जितना लॉस हुआ है वो 3 साल में रिकवरी हो, 10 साल में हो, 20 साल में हो, हम पूरा का पूरा जो है इंटायर लॉस गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिकवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है। अगला है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर प्रमोशन को रिफ्यूज करता है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर वो उसने प्रमोशन को रिफ्यूज किया तो उस पर क्या एक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर उसका प्रमोशन किया गया मान लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रमोशन को रिफ्यूज करना चाह रहा है, तो रिफ्यूज करना चाह रहा है तो इसके लिए उसे एक रीजन देना पड़ेगा अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि मैं इस वजह से प्रमोशन को रिफ्यूज करना चाह रहा हूं। अगर इस अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने इस रीजन को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं इसका जो रीजन है वो जस्टिफाइड है, एक्सेप्ट कर लिया, तो उनका प्रमोशन जो है एक तरीके से उनका नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इस रीजन से जस्टिफाइड नहीं है जो है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो इसको नॉट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का दोनों जो है इस अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर उन्होंने उसका जो रीजन है वो जस्टिफाइड नहीं लगा उन्होंने उनके प्रमोशन के डिनायल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोबारा क्या करेंगे, उनका प्रमोशन ऑर्डर निकाल देंगे। ठीक है, और अगर दोबारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिनाई कर रहा है अब, तो ऐसे केस में उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है और उसके ऊपर जो भी एप्रोप्रिएट पेनाल्टी है वो लगाई जा सकती है। कहने का मतलब प्रमोशन का डिनायल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का राइट नहीं है। दिस इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट नहीं किया तो दोबारा जब प्रमोशन ऑर्डर निकलेगा तो उसको अगर वो डिनाई करते हैं तो फिर क्या होगा कि उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। अगली बात ये बोली गई है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर अगर कोई भी पेनाल्टी लगती है तो इस पेनाल्टी ऑर्डर की जो एक कॉपी है उसके अपार डोजियर में जरूर रखना है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसके अपार डोजियर में जरूर रखना। एक सिचुएशन और देखी गई थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर कोई पेनाल्टी लगी, ठीक है, मान लीजिए 2 साल 4 साल कुछ भी ऐसे पीरियड के लिए पेनाल्टी लग गई। ड्यूरिंग पेनाल्टी पीरियड वो क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, में हायर पोस्ट की के लिए रजिस्टर्ड करना चाह रहा है अपने आप को, तो क्या अलाउड है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब पेनाल्टी पीरियड, तो ये नॉट अलाउड। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर उसके ऊपर पेनाल्टी लगी है तो पेनाल्टी पीरियड में अगर वो हायर पोस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करना चाह रहा है अपने आप को, तो ये अलाउड नहीं है।
इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये चीज। आगे एक बात है कि क्या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक मिसकंडक्ट के लिए 2 पेनल्टी लगाई जा सकती है? तो नहीं। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर उसने कोई एक लैप्स किया हुआ है तो इसके ऊपर एक ही पेनाल्टी लगाई जाएगी। जो हमने टोटल 9 पेनाल्टीज पढ़ी है सीसीएस सीसीए रूल में, उनमें से कोई एक ही पेनाल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन रिकवरी वाला जो पेनाल्टी था, पेनाल्टी नंबर 3, ये किसी भी पेनाल्टी के साथ लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है, ये मैंने वहां पे भी बताया था। और इसको 2 पेनाल्टी नहीं माना जाता, इसको सिंगल पेनाल्टी माना जाता है। ठीक है, तो रिकवरी वाली पेनाल्टी किसी के भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है, ये चीज। आगे ये बात बोली गई है कि अगर किसी के ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर विथ होल्डिंग अप इंक्रीमेंट की पेनाल्टी लगती है, इंक्रीमेंट की, तो ये कौन सा इंक्रीमेंट विथ होल्ड होगा? ठीक है, तो जब जिस डेट में ऑर्डर निकाला गया उस ऑर्डर के बाद उसकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आने वाली है, विथ होल्डिंग उसकी की जाएगी। पहले के किसी भी इंक्रीमेंट की विथ होल्डिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने का है। ये चीज। अब हम एक दो और बातें इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके ऊपर स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट की 2 पेनाल्टी लग गई, मतलब विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट को ही स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, कि 2 पेनाल्टी लग गई। 2 पेनाल्टी मतलब एक मिसकंडक्ट उसने किया था, एक पेनाल्टी लगी, तब से दूसरा मिसकंडक्ट कर दिया, दूसरी पेनाल्टी भी लग गई। तो ऐसे केस में दोनों पेनाल्टी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में यह बोला गया है कि जो उसकी फर्स्ट पेनाल्टी है, पहले उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसका जितने दिन तक वो फर्स्ट पेनाल्टी जो है इंक्रीमेंट स्टॉप करने की बात कर रहा था, उतने दिन तक वो पेनाल्टी इंप्लीमेंट की जाएगी। दूसरा जो है अभी होल्ड पे रहेगा। जब पहले पेनाल्टी का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसका पे को क्या किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। और पे रिस्टोर करने के बाद अब शुरू होगी उसकी सेकंड पेनाल्टी। ठीक है, कहने का मतलब दोनों पेनाल्टी साथ साथ नहीं चलेंगी। एक पेनाल्टी का इंप्लीमेंटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसका पे दोबारा रिस्टोर किया जाएगा और उसके बाद जो है कि दूसरी जो है कि पेनाल्टी उसके ऊपर लगाई जाएगी। ठीक है, लेकिन ये केवल विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट की बात हो रही है कि अगर उसके ऊपर दोनों पेनाल्टी जो है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट की ही लग रही है, तो ऐसे केस में ये किया जाएगा। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिफरेंट मिसकंडक्ट के लिए उसके ऊपर अगर 2 डिफरेंट पेनाल्टीज अगर लग जाती है, ठीक है, 2 अलग अलग पेनाल्टी उसके ऊपर लग जाती है मान लीजिए, या ये केवल विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट की नहीं, मतलब स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट नहीं, कोई भी पेनाल्टी, 2 अलग अलग पेनाल्टी, एक मिसकंडक्ट के लिए कोई और पेनाल्टी, दूसरे मिसकंडक्ट के लिए कोई दूसरी पेनाल्टी। ऐसे केस में पहले कौन सी पेनाल्टी इंप्लीमेंट की जाएगी, उसके बाद कौन सी, इसके लिए जो कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो अपने ऑर्डर में ही इस चीज को मेंशन करेंगे। ठीक है, कि पहले कौन सी पेनाल्टी इंप्लीमेंट की जाएगी और उसके बाद दूसरी वाली। मान लीजिए कि अगर कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने कोई भी मेंशन नहीं किया अपने ऑर्डर में कि पहले कौन सा जो है कि पेनाल्टी इंप्लीमेंट की जाएगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हायर पेनाल्टी है ये पहले इंप्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, हायर पेनाल्टी पहले इंप्लीमेंट की जाएगी। जब ये हायर पेनाल्टी इंप्लीमेंट हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि जो लोअर पेनाल्टी है, ठीक है, इसका पीरियड अगर बचा हुआ है, तो अगर पीरियड बचा हुआ है तो लोअर पेनाल्टी भी उसके ऊपर लगाई जाएगी। अगर पीरियड ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है तो वो पेनाल्टी उनके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, ये चीज बोला गया।
कि अगर दो डिफरेंट पेनल्टी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर लगा दी जाती है तो पहले हायर पेनल्टी इंप्लीमेंट की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि जो लोअर पेनल्टी थी उसका पीरियड अगर बचा हुआ है, मतलब करेंसी पीरियड अगर बचा हुआ है, तो जो है कि वो लोअर पेनल्टी लगाई जाएगी। करेंसी पीरियड अगर खत्म हो चुका है तो वो लोअर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अगला लास्ट जीआईडी जो इसके बारे में है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर वो सस्पेंड है तो क्या ये डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठ सकता है? यस, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अंडर सस्पेंशन है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो विथहोल्ड रहेगा। रिजल्ट जो है ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग विथहोल्ड रहेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट जो है कि डिक्लेयर किया जाएगा। अब मान लीजिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई और वो कंप्लीटली एक्सोनरेट हो गया। एक्सोनरेट माने वो पूरी तरह सेट फ्री हो गया, नॉट गिल्टी था वो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद उसको अगर वो कंप्लीटली एक्सोनरेट हो गया और डिपार्टमेंटल एग्जाम में अगर वो पास हो गया था तो उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो सीनियरिटी होगी वो वही रैंक होगी जो रैंक उसने उस डिपार्टमेंटल एग्जाम में अचीव किया हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि उसके ऊपर कोई भी पेनाल्टी लगी है, अगर एनी पेनाल्टी अदर देन कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल या रिमूवल, मतलब सर्विस में है वो, अगर दूसरी कोई पेनाल्टी लगी हुई है तो ऐसे केस में क्या है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो उसके केस को कंसीडर करें कि क्या इसे प्रमोशन दिया जा सकता है कि नहीं डिपार्टमेंटल एग्जाम के आधार पर। और अगर उनको लगता है कि इस केस में मेरिट है और उस एम्प्लॉय का प्रमोशन किया जा सकता है तो वो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर भी उसकी जो रैंक होगी वो वही होगी जो उसने डिपार्टमेंटल एग्जाम में अचीव किया हुआ। ठीक है, तो दोनों में फर्क यही है, कंप्लीटली एक्सोनरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका प्रमोशन होगा, लेकिन अगर कोई भी पेनाल्टी अदर देन कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल या रिमूवल अगर कोई और पेनाल्टी लगी हुई है तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी पे छोड़ दिया गया है कि वो कंसीडर करें कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिट है प्रमोशन के लिए कि नहीं। अगर उन्हें केस में मेरिट लगता है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसका प्रमोशन कर सकते हैं और ऐसे केस में उसका जो रैंक होगा वो इसी डिपार्टमेंटल एग्जाम वाला रैंक होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कैसे इंस्टीट्यूट करते हैं और अगर टाइम मिल गया तो हम माइनर पेनल्टी की प्रोसीडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे।